तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार और मैं स्लाइड में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का। मेरी स्लाइड के एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम में सेट 3 में 8 रैंक आई थी। और मेरे साथ हैं कुंदन कुमार, जिनकी रैंक आई थी 19 और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो आज हम लोग आप लोगों को सेट थ्री 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताएंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं जीसीसी के चैनल पे। बाकी कुंदन सर, आप अपना इंट्रो दीजिए थोड़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैंने कोचिंग जीसीसी से ली थी। मेरी रैंक 19 आई थी और मैं स्लाइड का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो आयुष भाई, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस से। मेनली हम लोग कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेट वन का, ग्रुप ए का और 2016 का। तो आयुष भाई स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन शो हो रहा था नहीं, विजिबल नहीं हो रहा स्क्रीन। अब। यस यस, स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर से। सर, हमारा जो रेशो होता है वो 25 25 और 25 का रेशो होता है। मतलब 25 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ब्रांच के आने ही। तो फिर हम पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। तो पहला क्वेश्चन है, अ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंबाइंस द सेपरेटली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म सुइटेबल फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसका आंसर होगा लिंकिंग। क्योंकि हम सबको पता है असेंबलर का काम क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन को समझ में आ जाए। तो यहाँ से हमने पेन लिया और हमने टिक किया लिंकिंग लोडर पे। तो इसका आंसर बी होगा, लिंकिंग लोडर। सेकेंड क्वेश्चन, the strategy of allowing process that are logically runnable to be temporarily suspended is called preemptive non preemptive scheduling, SJF, जिसको हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट बोलते हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसका आंसर है नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। हम सबको पता है कि ये ओएस का क्वेश्चन है। ओएस के मैक्सिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में मिल दिख ही जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन ओएस के आते ही हैं। और प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि इसमें बार बार हमारा रनिंग स्टेट और रेडी स्टेट में जाता है। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव होता है जिसमें एक बार अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो एंड होने के बाद ही रुकेगा। तो ध्यान रखिए, ओएस से 2 3 क्वेश्चन आते हैं और ये अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ना। तो के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर परफॉर्म्ड बाय लोडर। अब लोडर का काम क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। लोडर क्या है? तो ये करता है एलोकेट स्पेस इन मेमोरी फॉर प्रोग्राम्स एंड रिजॉल्व सिंबॉलिक रेफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टैग। बी ऑप्शन है एडजस्ट ऑल एड्रेस डिपेंडेंट लोकेशन सच एज एड्रेस कांस्टेंट टू करस्पॉन्ड टू द एलोकेटेड स्पेस। थर्ड है फिजिकली प्लेस द मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इनटू मेमोरी। और डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो ये जितने भी आपको ऊपर तीनों ऑप्शन है, 1 2 और ये 3, ये तीनों बिल्कुल फंक्शंस हैं लोडर के। तो आंख बंद करके ऑल द अब लगा दीजिए, लेकिन पता होना चाहिए कि लोडर होता क्या है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर और मेन मेमोरी। देखिए, जो रजिस्टर और मेन मेमोरी है, या तो ये ओएस का क्वेश्चन हो सकता है या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हो सकता है, यानी जिसको हम बोलते हैं COA या फिर CAO। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसका क्वेश्चन है, तो रजिस्टर और मेन मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। इसका आंसर है हमारा ए, पॉइंटर।
और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब हमारे सीओई में एड्रेस लोकेशन के पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से पता चल गया, फ्रेगमेंटेशन हमारा किसका टॉपिक है? बिल्कुल हमारा ये ओएस का टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमें 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन है ओएस का। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ फाइल क्या है? ऑकर्स ओनली फाइल सिस्टम यूज improperly, always be prevented, or can be temporarily removed by compaction is the characteristics of all file system। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो टेम्परेरी रिमूव हो जाता है कॉम्पैक्शन के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। आगे बढ़ने से पहले, जी हाँ, ये क्वेश्चन सबको बताया। हम अगर डिप्लोमा अगर आपने आईटी से किया है या फिर नहीं भी किया है तो बग हमने सुना ही होता है कि बग क्या होता है। कभी आपने सुना है कि मेरे सिस्टम में बग आ गया है, मेरे फाइल में बग आ गया है? तो बग, अरे यार, हाँ, तो बग हमने सुना होता है क्या होता है। तो बग एक हमारा लॉजिकल एरर होता है किसी प्रोग्राम में आना। प्रोग्राम इन द सेंस कोई सॉफ्टवेयर में भी आ सकता है, तो उसको हम बग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले बढ़ते हैं एल्गोरिदम। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है। प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने एक कुछ डायग्राम्स के थ्रू मैं समझाता हूँ, जिसमें हम यस या नो चेक करके फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा फॉर एग्जांपल लूप का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें हम एक एल्गोरिदम सेट करते हैं और किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें एक एल्गोरिदम चाहिए। तो स्टेप्स होता है एल्गोरिदम, प्रोसीजर किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल है, वो बी होगा। लैंग्वेज तो कभी नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इज अ प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस of transferring intended to a peripheral device into a disk so that it can be transferred to peripheral at a more convenient time or in bulk is known as spooling। मल्टी प्रोग्राम क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग होता है एक टाइम पे हमारे कितने प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जानना पड़ेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग एक साथ नहीं चल रहे होते हैं, वो टाइम लैप्स इतना कम होता है, स्विचिंग इतनी तेजी से होता है कि हमें लग रहा है होता है कि हमारे सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। स्विचिंग की स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग में वही है कि एक साथ कहते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। कैचिंग नहीं हो सकता, वर्चुअल में प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता। इसका आंसर है हमारा बी, स्कूल। आगे चलते हैं हम, और क्वेश्चन है हमारा ऊपर के सॉल्व हो गए। 79, द सीपीयू आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये क्वेश्चन है आपका सीओई से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की। इसके भी मैक्सिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुंदन भाई, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके। थैंक यू। हाँ, तो सीपीयू आफ्टर रिसीविंग इंटरप्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस कॉल फॉर अ प्रीडिटरमाइंड टाइम हैंड्स ओवर कंट्रोल ऑफ एड्रेस बस एंड डेटा बस टू इंटरप्टिंग डिवाइस, ब्रांचेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इमीडिएटली, या फिर ब्रांचेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट लोकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हाँ, ये मत समझिएगा कि ये पहले से टिक लगा है तो हम उसी पर टिक कर रहे हैं। ये पेपर सॉल्व है और टिक किया हुआ है करेक्ट आंसर से, तो बस हम आपको बता रहे हैं। विच ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिए दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और क्वेश्चन। तो मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्निक इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्रामिंग कॉन्करेंटली बाय स्विचिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन। तो एक मल्टीटास्किंग होता है जिसमें स्विचिंग बहुत तेजी से हो रहा होता है, बैक और फोर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मल्टीटास्किंग। पेजिंग आपने फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा होगा। पेजिंग में हमारे जो पेज में डिवाइड कर दिया जाता है पूरे, और तो इसका आंसर होगा हमारा मल्टीटास्किंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन को यूज कौन करता है?
इसका आंसर है मॉडम, और इसका फुल फॉर्म यही है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। प्रोटोकॉल्स होता है सेट ऑफ रूल्स जिसके सहारे आप दो वेज में बात कर सकते हो। तो इसका आंसर मॉड्यूलेशन है, और ये फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है मॉडम। तो आगे बढ़ते हैं। द टर्म डुप्लेक्स refers to the ability of data receiving stations to echo back a confirming message to the sender. In full duplex data transmission, both the sender and the receiver can't talk at once. ये आंसर नहीं हो सकता। कैन रिसीव एंड सेंड डेटा सिमुलटेनियसली, बिल्कुल सही, यही आंसर है हमारा, कि डेटा एक साथ हम रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क के आपको एक से दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये डिपेंड करता है हर ईयर में ये चेंजेस होता है, या तो आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा या दो क्वेश्चन मिलेगा। नेटवर्क में आपको बेसिकली ध्यान किस किस पे रखना है, एक स्टार होता है हमारा, एक बस होता है, एक होता है ट्री, एक होता है रिंग, एक होता है मैश। तो इन पांच नेटवर्क को आप ध्यान से पढ़ लो, इसी से क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा इंफॉर्मेशन पास टू अ सेंट्रल कंप्यूटर। तो इसका आंसर है स्टार। स्टार में ऐसे देखिए, बस बस में क्या होता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। रिंग आपको पता है एक सर्कुलर टाइप का होता है। तो स्टार ही एक ऐसा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा नेटवर्क से था। आगे बढ़ते हैं। एस की स्टैंड फोर, देखिए फुल फॉर्म्स के भी आपको दो से तीन, और ये इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब चार क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकता है। तो एस की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सही आंसर है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है। कंपाइलर का, कंपाइलर मीन्स अ पर्सन को कंपाइल सोर्स, ये तो हो ही नहीं सकता, तो पर्सन तो है नहीं कंपाइलर। ठीक है, सेम थिंग एज अ प्रोग्रामर, बिल्कुल नहीं। क्या वो कीपन जो ऑपरेटर होता है, नहीं। सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, एक प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को उचित प्रोग्राम में, इसका आंसर आएगा डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 94 को लेते हैं। अ डैश, देखिए डीबीएमएस के भी आपको मैक्सिमम चार से पांच क्वेश्चन मिल जाएंगे। डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्क के क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। में से भी एक क्वेश्चन है कि द डैश डीबीएमएस डिस्ट्रीब्यूट डेटा प्रोसेसिंग टास्क बिटवीन द वर्क स्टेशन एंड सर्वर। तो इसका आंसर है क्लाइंट सर्वर, हायरार्किकल नहीं है, क्लाइंट सर्वर इसका आंसर है। क्लाइंट सर्वर में हमारा एक वर्क स्टेशन होता है और एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, उनके बीच में जो डीबीएमएस डिस्ट्रीब्यूट करता है डेटा को, तो हमारा आंसर है क्लाइंट सर्वर सी। और गेट आपको कुंदन सर बताएंगे। एसक्यूएल का फुल फॉर्म, देखिए एक और फुल फॉर्म का क्वेश्चन आता होगा, एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए पहला है सही। हाँ, तो 86 देखते हैं। द सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट सेलेक्ट इंटरप्रेट एंड सी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फंक्शन क्या होता है, एएलयू हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है, मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज आता है। तो इसका आंसर होगा हमारा, जितने भी एग्जीक्यूशन होते हैं उन सबको जो कंट्रोल करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। के बाद आता है एनी टाइप ऑफ स्टोरेज दैट इज यूज फॉर होल्डिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेप्स इन प्रोसेसिंग इज। तो सीपीयू नहीं हो सकता, प्राइमरी स्टोरेज नहीं है, इंटरनल स्टोरेज नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, इंटरमीडिएट स्टोरेज। अरे यार, हाँ जाओ मैं। तो थोड़ा नेटवर्क इशू था हमारा, तो आगे बढ़ते हैं। तो
क्वेश्चन हमारा हो गया था। तो कुंदन सर, कुंदन भाई। एक सेकंड, एक सेकंड। तब तक मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस बता देता हूँ। अ, कुछ क्वेश्चंस बच गए। Which output device is used for translating information from computer into pictorial form on paper? इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। 91 का ऑप्शन, which output device is used for translating information from a computer into peripheral form on paper? 90 भी बचा है। In which code the successive character differ is only one bit position? इसका आंसर है हमारा ग्रे कोड। एक्सेस कोड नहीं हो सकता, एल्जेब्रिक कोड नहीं हो सकता, 8 कोड 21 कोड नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर है ग्रे कोड। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चले गया होगा। विच आउटपुट डिवाइस यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर? बताइए। माउस हो सकता है क्या? नहीं, माउस एक इनपुट डिवाइस है। टच पैनल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कार्ड पंच? बिल्कुल नहीं। बचा क्या हमारा? प्लॉट टैब। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हेलो। हेलो, कितना नंबर तक हो गया? आ, आपको 95 से करवाना है। 95 से। एन और गेट कैन बी इमेजिन एज ऑप्शन नंबर बी, स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमारे लॉजिक गेट के क्वेश्चन है। इससे तीन चार क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जितने सारे लॉजिक गेट, लॉजिक फैमिली वगैरह, ये सब अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 96। हाँ, द लॉजिक लॉजिक गेट के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे इसके कितने क्वेश्चन आते हैं सर कुंदन तीन भाई? चार क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। 3-4 क्वेश्चन आए थे, हाँ। हम्म, 2020 में भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, और इसमें भी आ ही गए हैं क्वेश्चन। नीचे भी देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बताइए आगे। 96 number, De Morgan theorem say that NAND gate is equivalent to a bubbled gate. Option number D, OR gate. 97 स्लाइड करना थोड़ा। ऑप्शन नंबर डी, और गेट। 89 नहीं हुआ, 89। 89 नहीं हुआ? अच्छा। The functional difference between SR flip-flop and JK flip-flop is that option number C, JK flip-flop accept both input 1। इसमें लॉजिक जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है, इसमें चार तरह के फ्लिप फ्लॉप सर ने पढ़ाया है। उसमें से डायग्राम से जरूर क्वेश्चन आते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन कैसा, इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, डायग्राम से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। किसी भी फ्लिप फ्लॉप से आ सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप वगैरह। फिर तो हमारा चलते हैं। तो डायग्राम अच्छे से पढ़िए इस हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व डायग्राम अच्छे करने। से पढ़ना है। मतलब सर्किट का जो कॉम्बिनेशन वगैरह होता है ना, सर्किट कैसे कैसे इनपुट और कंबाइन करते हैं वो सब। फिर हमारा कौन सा 97 से करना है? 97। फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। फ्लिप फ्लॉप से एक और क्वेश्चन आ गया, मतलब दो क्वेश्चन यहाँ पे दिख गए हम लोग को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। डिजिटल डिजाइन ऑफ्टन स्टार्ट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए फिल इन द ब्लैंक्स टेबल। ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथ। Question number 99. A diagram that illustrates the logic of functions in a program is called option number A, flow chart। ये हमारा शायद लॉजिक सी प्लस कंप्यूटर का क्वेश्चन है क्या आयुष भाई? नहीं नहीं नहीं, ये वही है लॉजिक का, जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं लॉजिक फंक्शंस के अच्छा अच्छा। बनाने के लिए, ट्रूथ टेबल वगैरह। क्वेश्चन नंबर 100। The time required for a pulse to decrease from 90 to 10% of its maximum value is known as option number B, decay time। Question number 101. How many input signal can a gate have? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इनपुट सिग्नल कितने होते हैं किसी भी तो गेट में? गेट के क्वेश्चंस भी आपको हाँ मैक्सिमम बहुत, कितने मिल जाएंगे? हाँ तीन चार तो यार एटलीस्ट मिल ही जाएगा।
तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड ही है मैक्सिमम, हम्म, देखा जाए तो। 3-4 क्वेश्चन तो अभी दिख ही गए हम लोग को। हम्म, आगे कौन सा है हमारा? एक हाँ, सौ क्वेश्चन नंबर 102। ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट which is used when it is desired to send data from two or more sources through a single transmission line is known as multiplexer. Question number 103. A bus is a group of fill in the blanks carrying digital signal. Option number A wires. हाँ कुंदन भाई, मल्टीप्लेक्सर के कुछ टाइप्स होते हैं, 4:1, 2:1, उससे भी हाँ, क्वेश्चन आते ही हैं। नहीं इससे तो थोड़ा कम ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आता है। हम्म, बट लेकिन हाँ, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन ना मल्टीप्लेक्सर से आना ही आना है। ज़्यादा डीप में नहीं, बस थोड़ा ऊपर ऊपर, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर कहाँ था क्वेश्चन नंबर? 104, 104। अच्छा, 104। Which of the following flip flop is free from race round problem? ऑप्शन नंबर सी मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। एक और फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन आ गया। तो टोटल कितने हो गए भाई? हाँ, तीन 5 से चार। ऊपर हाँ, 5 हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 105। इसका आंसर टी फ्लिप फ्लॉप नहीं होता? टी फ्लिप फ्लॉप में भी तो एक इनपुट एक आउटपुट होता है। होता है लेकिन कह रहा कौन सा फ्री है हाँ रेस तो राउंड मास्टर प्रॉब्लम से। स्लेव ठीक है, क्योंकि मास्टर स्लेव इसीलिए बना जाता है ताकि वो रेस कंडीशन से हट जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 105। हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन कैन 14 एड्रेस बीट एक्सेस? ऑप्शन नंबर ए 16, 3, 4, 384 आंसर। Question number 106. The maximum number of TTL load that a TTL device can be drive reliably of over the specified temperature range. Option number A, fan out. Question number 107. In an intrinsic semiconductor, the number of free electron equal to the number of holes. ये हम सेमीकंडक्टर पे बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 3-4 क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आना ही आना, 1-2 क्वेश्चन फिक्स है। और फिर जितने सारे सर ने पढ़ाया वो सब भी, और बुकलेट वाले सारे नोट्स। हाँ तो एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इंट्रिंसिक होता है हमारा, प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ याद रखें, जितने भी हमारे अगर क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो उतने ही होंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ होल्स होंगे। क्यों होल्स होंगे? होते क्योंकि ये इंट्रिंसिक है और प्योर है। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक डाल दिया जाए यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक यानी डोप्ड किया हुआ होता है जिसमें इम्प्योरिटीज मिलाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं होगा। लेकिन ये इंट्रिंसिक के लिए सही ऑप्शन है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे बताइए। हैं। आगे 108 क्वेश्चन नंबर। द टोटल इम्पिडेंस ऑफ ए पैरेलल आरएलसी सर्किट। ऑप्शन नंबर डी इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इम्पिडेंस चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। आरएलसी जो भी हमारा सर्किट है स्लाइड के सिलेबस में, जो आरएलसी एलसी ये सब सर्किट है, ये सब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। फॉर ए प्योर सेमीकंडक्टर एसी करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 110, 110 नंबर। हाँ, ऊपर नीचे हो रहा है। ये रहा। हाँ, waveform are graph that show waveform are graph that show option number A frequency on vertical axis and amplitude on the horizontal axis. Option number B amplitude on the vertical axis and frequency on the horizontal axis. Option number C हमारा करेक्ट होगा, amplitude on vertical axis and the passage of time on the horizontal axis. क्वेश्चन नंबर 111। ये हमारे ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल हैं। ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। और ट्रांसफॉर्मर से कितने क्वेश्चन आयुष भाई आ जाते हैं? तीन तो फिक्स है। हाँ, 3 थोड़ा फिक्स है। और
न्यूमेरिकल ज्यादा हार्ड नहीं आते, नॉर्मल आते हैं, और अगर फॉर्मूले अच्छे से पता है तो आप न्यूमेरिकल्स तो कर न्यूमेरिकल लेंगे। बन जाएगा। हाँ, बाकी ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, अगर बाकी आप अच्छे से बेसिक पढ़ते क्वेश्चन हैं भी आते हैं कि बेसिक अगर क्वेश्चन। हाँ। प्राइमरी कॉइल में है तो सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी। और फिर लॉसेस वगैरह, कौन कहाँ लॉस होता है, ये सब कोर में कौन कौन सी होती है, एडी सारे करंट, सारे हिस्टैरिसीस लॉसेस लॉस। पता होने चाहिए और उनकी वजह क्या होती है होने की, ये भी पता होनी चाहिए। और ट्रांसफॉर्मर में कौन सा वाइल डलता है, ये सब थोड़ा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 112 नंबर पे। 112, which of the following phrases most accurately describe a purely inductive circuit? Option number A, resistance provide the only opposition to current flow. Option number B, inductive reactance provide the only opposition to current flow. Option number C, combination of resistance and inductive resistance provide any opposition to current flow. Option number D, the AC voltage lag the circuit by 90 degree. Option number B सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, द नी वोल्टेज ऑफ अ डायोड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द बैरियर वोल्टेज। हाँ, डायोड, डायोड चैप्टर से भी आई थिंक बहुत, हाँ इससे भी अच्छे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं? डायोड के बहुत, डायोड बहुत सारे, अलग हाँ। अलग टाइप के डायोड में, जेनर हो गया, लाइट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड हो गया, हम्म, तो उन सब के बारे में पता होंगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, जैसे हमने क्या किया था कि सिलेबस में नहीं था हमारा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, तो स्लाइड में तो जितने सारे सिलेबस में सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आते हैं, लेकिन इसमें स्पेशल डायोड से भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं पक्का, आना ही आना है, इसलिए स्पेशल डायोड भी पढ़ के जाना आप लोग को। मैं तो क्वेश्चन बुक नंबर, आपको रेफरेंस करूंगा SK सहदेव की, बाकी कुंदन भाई देखे कौन सा बुक पढ़ाए थे उन्होंने। हाँ इसके शायद, नहीं तो एम एल आनंद भी पढ़ सकते हैं, डिप्लोमा वाली। ये तो सर ने जो पढ़ाया है वो काफी है। क्वेश्चन नंबर 114, which of the following statement is true for the voltage in series RC circuit? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द टोटल वोल्टेज इज लेस देन द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद 115 कहाँ है? न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से है? what is the phase shift between total current and voltage in the circuit of a 100 ohm resistance connected to parallel with a capacitor that has a reactance of 100 ohm? अच्छा, ये जो आरएलसी सर्किट वगैरह है ना, उससे आया। फिर क्वेश्चन नंबर 116 करते हैं, सोलह नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज्ड? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑसिलेटर। ऑपएम से भाई क्वेश्चन तो एक दो रखा हुआ है ऑपएम से। वो तो फिक्स है, ऑपएम के हाँ क्वेश्चन आने हैं। फिक्स है। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं उसके। हाँ, थोड़ा इसमें डीपली पढ़ना होगा। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, इन्वर्टर के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सबट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द लेवल ऑफ द वोल्टेज बिटवीन इनपुट टर्मिनल ऑफ एन ऑपएम? ऑपएम से एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, इसका ऑप्शन नंबर 1 वर्चुअली जीरो होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 118, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन रिस्पॉन्स टू a step input voltage एक is और the क्वेश्चन linear ऑपएम length का। of an op-amp amplifier. ऑप्शन नंबर सी, स्लू रेट। तीन क्वेश्चन आ गए op-amp से। छोटा टॉपिक है लेकिन देखिए 3 क्वेश्चन आपके लिए आ गए। क्वेश्चन नंबर 119, the output voltage of a typical thermocouple is less than 100 MV. क्वेश्चन नंबर 120, in AD converter the change in value of an analog signal during the conversion process produce what is called the, क्वेश्चन नंबर 120, हाँ ऑप्शन नंबर सी, निक्विस्ट एरर। निक्विस्ट एरर इसका आंसर होगा। इससे ना एडी कन्वर्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं कन्वर्टर से, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। कन्वर्टर तो सिलेबस में भी लिखा है ना, ये हाँ क्वेश्चन तो सिलेबस में भी आने हैं लिखा फिर। है। 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स, 2 क्वेश्चन तो आए थे, एक दो तो आया नहीं है। और ये जो निक्विस्ट एरर है ना, ये इससे टॉपिक तो, ये तो मेन टॉपिक है एडी कन्वर्टर का। क्वेश्चन नंबर 121, which of the following performance specification applies to a simple and hold circuit? Option number A, aperture time.
क्वेश्चन नंबर 122 न्यूमेरिकल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 123 भी न्यूमेरिकल है, 124 भी न्यूमेरिकल, 125 करना। सुजन भाई ये बता दो कि किस चैप्टर से आए थे न्यूमेरिकल, मतलब कोई रिलेटिव टॉपिक ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान दे फॉर्मूले पे। न्यूमेरिकल बेसिकली तो ट्रांसफॉर्मर से हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, हम्म, वो तो बेसिक है तो हमने बता रखा है। फिर जो हमारा जो टॉपिक सिलेबस में पढ़ना है स्लाइड के सिलेबस में आरएलसी सर्किट वगैरह, हाँ इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। और इलेक्ट्रिकल में हमारा और ज़्यादा कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं आता, बस यही दो टॉपिक्स हैं। और बाकी मशीन में तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर 125 में आते हैं। In order to get maximum power transfer from a capacitive source, the load must, option number B, have an impedance that is the complex conjugate of the source impedance. Question number 126. The northern equivalent circuit is, option number C, the short circuit current. ये हमारा इलेक्ट्रिकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरम। थ्योरम से 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स है, और इसमें न्यूमेरिकल आते हैं भी तो ज़्यादा डीप में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है। जो नॉर्मल न्यूमेरिकल है, सिंपल सिंपल वो सब पढ़ना है, ज़्यादा डीप वाले नहीं आते इसमें। और सर्किट डायग्राम अच्छे से पढ़ना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 127। 127. Increasing the number of terms of wire on the secondary of a transformer will decrease the secondary current. ये भी हमारा ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128. If the primary power of an ideal transformer having न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर का आ गया, न्यूमेरिकल वो भी सिंपल वाला है, फॉर्मूला लगाकर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 स्लाइड हो रहा है फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 129 ये भी हमारा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 130. In a CRO, which is the following is not a part of electron gun? Option number D, X Y plate. यारो मुझे लगता है कि इसके एक दो क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल हमारे पेपर में 2020 में भी इसके एक हाँ क्वेश्चन आए सीआरओ थे। का आया था, हाँ। तो सीआरओ थोड़ा आसान टॉपिक है, और एक जितने भी हमारे क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट के आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो सीआरओ भी अच्छे से पढ़िए और सीआरओ के क्वेश्चन एक दो आना है। आगे बढ़ते हैं। ये सब तो क्वेश्चन नंबर 131 न्यूमेरिकल और क्वेश्चन नंबर 132 न्यूमेरिकल। क्वेश्चन हाँ नंबर 133 में आते हैं, स्लाइड दो। हाँ हाँ ठीक है। 133 ये भी हमारे न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 134 में द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज, ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। 135 नंबर, द पोटेंशियोमीटर मेथड ऑफ डीसी वोल्टेज मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट देन डायरेक्ट मेजरमेंट यूजिंग ए वोल्ट मीटर बिकॉज, ऑप्शन नंबर सी, इट डज नॉट लोड द सर्किट एट ऑल। एक मिनट कुंदन भाई। तो जैसे कि मैंने ऊपर बोला था सीआरओ भी एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी देखिए एक एनर्जी मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। तो दो तीन क्वेश्चन फिक्स हैं, जैसे एक ये वाला पार्ट हो गया 134, और एक पोटेंशियोमीटर, इसका भी क्वेश्चन हर साल आना है। एक पी डब्ल्यू डब्ल्यू एम होता है हमारा, पी डब्ल्यू एम, इसका भी क्वेश्चन हर साल एक तो आता ही है। इस पेपर में शायद नहीं है, लेकिन 2017, 18 या 19 में एक क्वेश्चन था, तो वो हम आगे बताएंगे। चलिए आगे कुंदन भाई। क्वेश्चन नंबर 136, which of the following are needed both for production and metering? Option number B, instrument and transformers. Question number 137, a voltmeter using thermocouple measure. Option number A, RMS value. और ये सब, हाँ, और ये सबसे हमारे 2020 में क्वेश्चन आए थे ना, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज, ये सबके फॉर्मूले आ हम्म। सकते हैं। पीक टू पीक वैल्यू का फॉर्मूला जितना है। क्वेश्चन नंबर 138, Kelvin double bridge is used to measure low resistance because, option number D, effect of contact and lead resistance.
एलिमिनेटेड। एक जो हमारा स्लाइड में जो टॉपिक है हेलो, एक मिनट, वो थोड़ा प्रॉब्लम। हेलो। हाँ हाँ कुंदन भाई बताइए, हाँ 138। हाँ, ये जो हमारा, हाँ 138 में मैं ये बोलना चाहूंगा, जो हमारा स्लाइड के सिलेबस में जो ब्रिज वाला टॉपिक है ना आयुष भाई, ब्रिज के क्वेश्चन तो तय है ब्रिज के भाई, क्वेश्चन ब्रिज के हाँ क्वेश्चन पक्का दम हर फिट तो आते हैं साल, दो। हर हाँ हर साल। साल मेजरमेंट वगैरह। फिर आप ये भी देख लेना उसमें जो सर्किट डायग्राम वगैरह होता है, मतलब कितने कैपेसिटर लगे होते हैं, कितने इंडक्टर लगे होते हैं, वो सब भी पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए सर्किट डायग्राम याद होना चाहिए और उसके बारे में भी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, हाँ क्वेश्चन नंबर 139 भी न्यूमेरिकल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 140 में आते हैं, विच ऑफ दिस हैज ए मैग्नेटिक, क्या लिखा है, पेंसिल हटाना, हाँ हाँ मैग्नेटिक ब्रेक। ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी मीटर हमारा एक मैग्नेटिक ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 141 ये हमारा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 142 में आते हैं, व्हेन ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ एन ओमोमीटर द पॉइंटर, एक सेकेंड स्लाइड हो गया, हाँ द पॉइंटर इंडिकेटेड एट ए लो रेसिस्टेंस initially and finally come to infinity position, this so that capacitor is, इसका ऑप्शन नंबर होगा द कैपेसिटर इज ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 143, ए कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर कैन बी यूज टू मेजर ऑल ऑफ द अबव। हाँ 142 बता दिया आपने। हाँ हाँ, क्या आया था इसका आंसर? ऑल राइट। ऑल राइट, 143। ऑल राइट। एंड 143 का ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ क्वेश्चन नंबर 144 में आते हैं, द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन electromagnet is double, the magnetic field around the coil is become double, ऑप्शन नंबर बी। मतलब अब जितने हम क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कॉइल डबल होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल जो होगा वो डबल हो जाएगा, डबल, यही ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 145 में, द बे, एक सेकंड तब तक कंटिन्यू करो ठीक है आयुष भाई, हम्म, तब तक तुम कंटिन्यू करो थोड़ा, एक सेकंड। तो क्वेश्चन में 145 हमारा सीआरओ से है। सीआरओ जो आपने ऊपर देखा, और इसका एक दो क्वेश्चन तो हर साल तय है। तो यही है, द वेव अप्लाई टू एक्स प्लेट, एक्स वाई प्लेट आपने ऊपर देखा क्वेश्चन में, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे था। वेव अप्लाई टू एक्स प्लेट फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेस ऑफ वोल्टेज वेव का है सॉ टूथ वेव। सॉ टूथ कुछ इस तरीके का होता है हमारा। तो इसका आंसर करेक्ट है वन। साइनोसॉइडल आपको पता है क्या होता है? इस तरीके का। ठीक है, तो इसका आंसर है सॉ टूथ वेव। शंट शंट वाले आपको जितने भी क्वेश्चन है ये इम्पिडेंस में आपको मिलेंगे। आर एल सी, जो कुंदन भाई ने बताया आपको, आर एल सी, आर सी, इनके सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं पेपर में। और एक और था हमारा इम्पिडेंस। तो न्यूमेरिकल्स तो ऐसे जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। हाँ, तो जैसे कि ऊपर हमने ये भी बताया था, ब्रिजेस के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम दो तीन क्वेश्चन। तो एक ब्रिज का क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे था हमारा। एक क्वेश्चन नीचे आया हुआ है हमारा, ये 147। तो ब्रिज के भी दो क्वेश्चन फिक्स है, दो क्वेश्चन ब्रिज से आने ही हैं। तो हेलो। ब्रिज को, हाँ भाई एक मिनट। तो दो क्वेश्चन ब्रिज से आने ही हैं, तो ब्रिज को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 2 मार्क्स आपके यहाँ पे तय है। तो अब ब्रिज इसका के पता है ऐसे टॉपिक है ना, ब्रिज के ज्यादा ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत इजी टॉपिक है ब्रिज हम्म, का, और आप क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आते हैं, इजिली बन जाता है। तो 5-6 ब्रिजेज होते हैं तो हाँ हाँ, उनको। इससे हमारा टाइम भी तो मैनेज हो सकता है ना, इजी क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब सेकंड में बनने वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, मेजरिंग इंडक्टेंस विद हाई क्यू वी शुड यूज ए ब्रिज। इसका आंसर ए ब्रिज सही है। हम्म। और आला के 148-49।
49 क्वेश्चन हमारा सीआरओ। देखिए सीआरओ मैंने बोला ना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन इस पेपर में 2016 के 2003 इसमें तो हाँ, इसमें तो 3 क्वेश्चन क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ तीन गए तीन सर। क्वेश्चन आ गए सीआरओ। देखिए एक नीचे भी है सीआरओ, 4 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन सीआरओ से आ रहे हैं कि मतलब छोटा टॉपिक है लेकिन बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ता है। लिस्टा जो पैटर्न जो होता है वो किस लिए होता है, वो क्या शो करता है, तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी शो करता है। फ्रीक्वेंसी शो करता है कौन, लिस्टा जो पैटर्न। लास्ट में हमारा आता है 150, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिमेन मैग्नेटाइज आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज नोन एज रिटेंटिविटी। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसके अगर हम उसमें मैग्नेटिक टाइज उस पर लगाना बंद कर दें, लेकिन फिर वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक को मैग्नेट टाइज की तरह काम मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो इसका आंसर है कि वो रिटेंटिविटी है। उस फोर्स का नाम होता है हमारा रिटेंटिविटी। हिस्टैरिसीस एक तरह का लॉस होता है जो कि आप ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे। अ, तो यही था हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के क्वेश्चंस 2016 के। तो कुछ टिप्स कुंदन भाई आप देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जो भी सर के नोट्स वगैरह हैं, असाइनमेंट वगैरह, वो सब प्रैक्टिस करिए जितना से जितना हो सके। और अगर सारे हो चुके हैं तो एग्जाम वेदर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए बाय टॉपिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के। उससे सब भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैच होते हैं एग्जाम वेदर जो हमारे ऐप है उससे। सबसे बड़ी बात है रिवीजन। और देखिए अगर आपको हाँ, पेपर का डेट एक बार पता चल जाए तो सिर्फ रिवाइज कीजिए। अभी जैसे फिक्स टाइम नहीं है, हमारे पास भी फिक्स टाइम टाइम पता नहीं था पेपर कब होगा, लेकिन जब हमें डेट पता चला तो हमने उसके 15 डेज पहले से ही हम जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर थे या फिर सर के जो क्वेश्चंस थे जो सर ने हमें प्रोवाइड किए थे, जो सीआरटी वगैरह थे, उन सब में हमने प्रैक्टिस किया। और एग्जाम वेदा भी एक ऐप था, कुंदन भाई ने सही बताया, उससे भी बहुत क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ हमें बाद में पता चला जब हमारा एग्जाम खत्म हो गया था। तो रिवीजन मस्ट, अपने डाउट्स क्लियर करिए हमेशा। और यही थे बस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। और और असाइनमेंट वगैरह को 4-5 बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कितने क्वेश्चन है ना, 2 कॉपी मैच करते हैं। तो अगर 75 यहाँ मैक्सिमम पे ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप 45 प्लस स्कोर कर लेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। और 45 अगर यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं और ऊपर से जो हमारे 75 क्वेश्चन है वहाँ से अगर आप 35 भी स्कोर कर रहे हैं तभी आप टॉप 20 में आ सकते हैं। हाँ, तो ये 35 है, ठीक है। तो टॉप 10 टॉप 20 में आने के लिए आपको मैक्सिमम 75-80 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो बस यही था। अब हम मिलेंगे 2017 के पेपर में, वो सॉल्व अगले करेंगे। वीडियो में करेंगे हम लोग 2017 के क्वेश्चन सॉल्व। तो तो थैंक यू गाइस। अब हम सॉल्व करेंगे 2017 का पेपर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप रिवीजन करिए और कोरोना से बचिए और खूब मेहनत और करिए। और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।